कस्टम ड्यूटी। आप लोग अब तक इनडायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़े? जीएसटी है ना? यस सर। जीएसटी क्या बोल रहा था सर? जीएसटी बोल रहा था अगर इंडिया में आप कहीं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हो विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट, तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना है सेलर को और वो डिपार्टमेंट में जमा कर देना। बायर की जेब से जाएगा, सेलर कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट में जमा कर देगा। ठीक बात, यही आपका जीएसटी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सर कस्टम ड्यूटी अगला चैप्टर है, आईडीटी का सेकंड पार्ट। 20 नंबर का जीएसटी आएगा आपके एग्जाम में, 20 नंबर का कस्टम ड्यूटी। अच्छा कस्टम ड्यूटी क्या बोलते हैं बेटा? जब हम लोग फॉरेन से सामान मंगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। और जब सामान में बेचते हैं फॉरेन में जब सामान बेचते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के टाइम में भी ड्यूटी देना पड़ता है गवर्नमेंट के, टैक्स, उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है। और एक्सपोर्ट के टाइम में जो टैक्स देते हैं उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रूल बनाया, वही ये चैप्टर बात करें। तो अपने इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखा जाए तो 13 टॉपिक है मेन, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं हम, आपको मीनिंग बता रहे हैं कस्टम ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी में क्या क्या टाइप का चार्जेस गवर्नमेंट लेता है वो बता रहे हैं, कस्टम ड्यूटी को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कस्टम ड्यूटी का रेट्स कैसे डिसाइड होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुड, गवर्नमेंट अगर कोई गुड्स मंगवा रहा है तो कस्टम ड्यूटी का क्या रूल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड लेना पड़ता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का परचेज सेल कर रहा है उसको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इंपोर्ट्स का स्टेप क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट, कब कब इंपोर्ट के टैक्स लग सकते और कब कब नहीं। अपने जो फॉरेन से गुड्स मंगवा रहे हो तो डॉलर पाउंड यूरो येन में आता होगा ना, डॉलर रेट्स में, तो उसको इंडियन रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट लें और कैसे कैलकुलेट करें। इन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इंडिया क्या है और इंडिया का कस्टम बॉर्डर्स कहाँ तक है, मतलब इंडिया का पानी में कहाँ तक बॉर्डर है, कस्टम ड्यूटीज कितने टाइप का है वो पढ़ेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी या जिसको प्रोटेक्टिव ड्यूटी बोलते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी ड्यूटी, ये कुछ पढ़ेंगे अपने, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और फिर सर जिस वैल्यू पे ये ड्यूटी लगेगा वो वैल्यू कैलकुलेशन का कुछ रूल है उसको पढ़ेंगे। इतना कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सर इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है? वही बेसिक ज्ञानदारी कि इनडायरेक्ट टैक्स से इंपोर्ट कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सॉरी ये बात अपने अभी ऊपर पढ़े। इस पे रूल कौन सा लागू होता है? दो रूल है, दो एक्ट बनाया इंडियन गवर्नमेंट, एक है कस्टम एक्ट 1962 और एक है रेट इज डिटरमाइंड बाय कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मतलब जो कस्टम के लिए रूल लिखा गया वो एक्ट का नाम क्या है? कस्टम एक्ट 1962। और कितना ड्यूटी लगेगा, कब लगेगा, उसके लिए जो रूल लिखा गया उसके लिए अलग से एक्ट है, कस्टम एक्ट 1975। ठीक है? यस सर। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल होता है। एक डॉक्यूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे वो है बिल ऑफ एंट्री। जब इंडिया में गुड्स आ रहा है तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है इंपोर्टर, उससे बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। और जब इंडिया से बाहर गुड्स जाता है तब शिपिंग बिल फाइल करता है एक्सपोर्टर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दो डॉक्यूमेंट का नाम इस चैप्टर में कभी मत भूलिए, दो डॉक्यूमेंट का नाम इस चैप्टर में कभी मत भूलिए। इंपोर्ट करते समय बिल ऑफ एंट्री जो इंडिया का इंपोर्टर पार्टी फाइल करता है गवर्नमेंट को, और एक्सपोर्ट करते समय शिपिंग बिल जो इंडिया का एक्सपोर्टर ही फाइल करता है गवर्नमेंट। तो इंडिया का वो पार्टी जब माल मंगवा रहा है तो डॉक्यूमेंट फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री, और इंडिया का वो पार्टी जब माल कहीं भेजता है तो डॉक्यूमेंट फाइल करता है शिपिंग बिल। सर ये दोनों पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बेस पे ही रेट, कस्टम का रेट, एक्सचेंज का रेट, बहुत कुछ डिसाइड होता है। तो किस दिन ये डॉक्यूमेंट फाइल हुआ वो डेट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री किस दिन फाइल हुआ या शिपिंग बिल किस दिन फाइल हुआ, और शिपिंग बिल के साथ एक और डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट के टाइम, एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो 3 डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं सर हम लोग। इंपोर्ट के टाइम में क्या है डॉक्यूमेंट का नाम, बिल ऑफ एंट्री। कौन फाइल कर रहा है, इम्पोर्टर। उसका डेट बहुत काम का होगा। और एक्सपोर्ट करते समय 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, शिपिंग बिल एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। और ये दोनों कौन फाइल कर रहा है, शिपिंग बिल फाइल करता है एक्सपोर्टर, जबकि एक्सपोर्ट ऑर्डर फाइल करता है वो कस्टम ऑफिसर या जिसको प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट के टाइम में सर 2 डॉक्यूमेंट काम हुआ, शिपिंग बिल जो खुद एक्सपोर्टर फाइल कर रहा है, और एक डॉक्यूमेंट जो तुम्हारा प्रॉपर ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर फाइल करता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये तीनों डॉक्यूमेंट का डेट ऑफ फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत कुछ बदल सकता है। वो पढ़ोगे जब समझ में आएगा, जब आगे पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है सर, नॉर्मल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो स्पेसिफिक रेट गवर्नमेंट लगा के रखा है, यानी इस ड्यूटी को कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, नहीं। जीएसटी की तरह यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये कंप्लीटली सेंट्रल एक्ट है, ठीक है। यस। अच्छा, जीएसटी किस बात पे लगेगा, क्या वो बात था, सेल या परचेज, यस। सेल परचेज पे लगेगा। यानी जीएसटी में रेवेन्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, रेवेन्यू यानी सेल्स। तुम कितना में बेचे हो, ये बात जीएसटी में बहुत काम का था। लेकिन कस्टम ड्यूटी में रेवेन्यू से कोई कनेक्शन नहीं, ये रेवेन्यू से इंडिपेंडेंट है। ये जब भी तुम कोई सामान मंगवा रहे हो, चाहे वो सेल्फ यूज हो चाहे रीसेल हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। यानी एक सिंपल एग्जांपल ले, मेरे पास ना एक सोफा सेट था, हम कौन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान, कोई बिजनेसमैन नहीं, वो सोफा सेट हम किरण को बेचा, क्या इससे गवर्नमेंट जीएसटी लेगा, हाँ जी। किरण मैडम क्या इस पे गवर्नमेंट जीएसटी लेगा, सेकंड हैंड। यस सर, ये आपका बिजनेस नहीं था, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। नीरज कलकत्ता का पार्टी है, किरण यूएसए की पार्टी है, किरण नीरज को वहाँ से, किरण नीरज की स्टूडेंट है या रिलेटिव है, और किरण वहाँ से नीरज को एक कोई बढ़िया आइटम गिफ्ट में भेजी, तो उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगी। मतलब अगर इंडिया टू इंडिया किरण हमको गिफ्ट करती तो उस पर जीएसटी नहीं लगता ना। नो सर। लेकिन अगर यूएसए टू इंडिया किरण अगर हमको गिफ्ट करे, सर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी, है ना। या नीरज यूएसए में किरण को गिफ्ट करे, इम्पोर्ट ड्यूटी लगी। सीधा सा बात सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मतलब है कि गुड्स अगर इंडिया में आया है या इंडिया से गया है, चाहे वो सेल्फ यूज हो चाहे रीसेल पर्पस हो, ऑलवेज ड्यूटी लगेगा। ड्यूटी इज लेविड ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, यस द वर्ड इज, जीएसटी इज लेविएबल ऑन रेवेन्यू बट ड्यूटी इज लेविड ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉट ऑन सेल और परचेज। मतलब अगर एजेंट टू प्रिंसिपल भी गुड ट्रांसफर हो तब भी कस्टम ड्यूटी लगेगा। अगर एजेंट इंडिया के बाहर है और जिसको माल भेज रहा है वो इंडिया में, तो लगी, ठीक है। इट इज ऑन गुड्स ओनली, नॉट ऑन सर्विस। सर कस्टम ड्यूटी सर्विस पे नहीं लगता, जीएसटी लगता था ना। यस यस। कस्टम ड्यूटी नहीं लगता, सर्विस पे नहीं लग सकता, ऑब्वियस सा बात है। किरण यूएसए में बैठ के हमको कोई टेक्निकल या नॉलेजेबल सर्विस बेच रही, पढ़ा रहे हैं, जैसे किरण यूएसए में बैठी, हम उसको इंडिया से बैठ के पढ़ा रहे हैं, सर उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लग सकता क्योंकि वो गुड्स, ठीक है। तो एक टॉपिक खत्म, इंट्रोडक्शन, 2 टॉपिक खत्म, इंट्रोडक्शन और मीनिंग। अब आ गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एक टॉपिक। सर गवर्नमेंट मेरे से कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं 2 सेंस में, इंपोर्ट सेंस में इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट सेंस में एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है।
इस ड्यूटी के ऊपर गवर्नमेंट एक 10% का सेस भी लेगी। जैसे इनकम टैक्स में था ना एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, Yes, sir. वैसे सर यहाँ पर भी गवर्नमेंट आपसे 10% का एक सेस लेगी। मतलब कस्टम ड्यूटी के अलावा आपसे 10% का सेस भी लिया जाएगा। इसको क्या बोला गया? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये सिर्फ इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे नहीं। मतलब सर ये एक्सपोर्ट पे नहीं लगे, सिर्फ इंपोर्ट पे लगे, ठीक है। Yes, sir. और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को एजुकेशन, हेल्थ या सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा करती है। तो सर इंपोर्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। बहुत बड़ा बात बोल दे रहे हैं। एग्जाम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो गए, जब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे ना, तो ये सेस वाला क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा आपको। आपको बोलेगा आप यूएस से 10 लाख रुपया का सामान मंगाए, ठीक है। आप उस 10 लाख रुपया का सामान जो मंगवाए यूएस पे, उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी मान लो 10%, तो आपको 1 लाख का ड्यूटी देना पड़ा, ठीक है। इस पे ये 10% सेस खुद ही निकाल के ऐड करके बता देना एग्जामिनर को। इस 1 लाख पे 10% नहीं, 10,000 सेस भी लगेगी, सरचार्ज। HWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज। यानी आप कस्टम डिपार्टमेंट को कितना पे करोगे? 1,10,000। ये बात आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि सरचार्ज भी लगाओ या HWS लगाओ 10%। ये आपको अलग से ऑलवेज याद रखना है कि इंपोर्ट के टाइम ये लगता है, एक्सपोर्ट पे जब एक्सपोर्ट का सम्स आएगा तब मत लगा लो। तो HWS क्लियर है? Yes, sir. सर इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है, हाँ ये सेस लगेगा, ये किस वैल्यू पे लगेगा? सर मेनली जो ड्यूटी का वैल्यू होगा उस पे लगेगा। इसके अलावा अभी याद है ऊपर हम 3-4 टाइप का ड्यूटी पढ़ा था, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखो ड्यूटी कितने टाइप का है ये देखो यहाँ पे एक बार दोबारा। सर एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया जो बेसिक ड्यूटी है। इसके अलावा ना काउंटरवेलिंग नाम का एक ड्यूटी लगाता है, या प्रोटेक्टिव ड्यूटी एक लगाता है, या सेफगार्ड ड्यूटी एक लगाता है, या एंटी सब्सिडी ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। सर ये सब क्या होता है? देखो बेटा जी, आप अमेरिका से गाड़ी मंगवाए, गवर्नमेंट, या अमेरिका से आप घड़ियां मंगवाए, गवर्नमेंट आपसे बेसिक ड्यूटी तो ले गई, ठीक है। इसके अलावा ना गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि आपका ये इंपोर्ट देश के लिए सही नहीं है, जिस कंट्री से आप मंगवा रहे हो वो कंट्री हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए सामान भेज रहे हैं इंडिया में। जैसे कभी कभी इंडिया लगा देता है चाइनीज प्रोडक्ट। चाइना से जब सामान आता है कई बार गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज थोप देती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि इंडियन पार्टी चाइना से इंपोर्ट कम से कम करे, है ना सर? ऐसा गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है चाइना कई बार हमारे मार्केट को खराब करने के लिए माल भेज, वो वहां से वो प्रोडक्ट बेच रहा है या कम रेट पे जानबूझ के बेच रहा है। दूसरे देशों में वो ज्यादा अमाउंट पे गुड्स को बेच रहे हैं, बट इंडिया में जब बेच रहा है तो कम रेट पे बेच रहा है। यानी वो इंडियन मार्केट को हैम्पर करना चाहते हैं। सेम सामान वो रशिया में $15 करके बेच रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करें, कॉल आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या बोल रहा था, जिसे चाइना दूसरे देश में वही सामान $15 करके बेच रहे, लेकिन इंडिया में $11 में बेच रहे। ऐसा तो नहीं है कि चाइना बहुत दरिया दिल देश है, वो चाह रहे इंडिया को हेल्प करें इसलिए कम दाम में दे रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है? No, sir. सर वो हमारे मार्केट को नुकसान पहुंचाना चाह रहे ताकि इंडियन ट्रेडर का सामान न बिके। कई बार सर अभी कई बार ना आप न्यूज सुने थे या नहीं सुने थे पता नहीं, ये बहुत पहले हुआ था एक बार, ये शायद 4-5 साल पुराना घटना है, लेकिन वो बहुत हल्ला मचा था इसको लेके। चाइना से ना खिलौना आया था बच्चों को, और बाद में पता चला था इंडियन गवर्नमेंट को कि चाइना वहाँ का सबसे जो घटिया प्लास्टिक है ना, उस प्लास्टिक से वो खिलौना बनाया था। Yes, sir.
और अब ये बात सोचो, बच्चे लोग खिलौने को डायरेक्ट मुंह में लेते हाँ, और उस खिलौने का प्लास्टिक से कैंसर होने तक का खतरा था। तो इंडियन गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला, इंडियन गवर्नमेंट उस खिलौने पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज चार्ज लगा दिया। देखो एक बात बोलो, तुम बोल सकते हो सर डायरेक्ट बैन ही क्यों नहीं लगा दी? सर कुछ दुनिया के रिलेशन मतलब इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं जिन पे आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, है ना? यस सर, क्योंकि आपके इंटरनेशनल रिलेशन बाकी कंट्रियों के साथ, कई एक ट्रीटीज, कई एक एग्रीमेंट्स का भी बात होता है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट से सीधा सीधी बैन नहीं लगा। वो बोलना बहुत अच्छा लगता है बॉयकॉट चाइना, बट कम्प्लीटली बॉयकॉट यू कांट। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट करे क्या? सर एक बुद्धि है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा दो ताकि इंडियन इम्पोर्टर ही वहां से सामान ना मंगाए, क्योंकि उसको लगेगा अरे इतना ठीक है डॉलर कम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, उतना ही रेट का ड्यूटी चार्ज कर दिया एक्स्ट्रा, है ना? यस सर, तो ये सब टाइप का जो ड्यूटीज होता है उन पे ये सेस कैलकुलेट, मतलब ये सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी और एक ड्यूटी है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, उस पर चाहिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है वो पढ़ेंगे जब ड्यूटीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ एक ड्यूटीज है जिन पे ये EWS कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ दो पे ही होता है सर। पहला ही दोनों नाम क्या क्या है? पहला दोनों नाम सर बेसिक कस्टम ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, या जिसको एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी बोलते। तो बेसिक ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी ऐसे याद करें, इन दो पे ही HWS काउंट होगा, बाकी पे ठीक है। यस सर, चलो नेक्स्ट आ जाओ अगले टॉपिक पे। सर कस्टम ड्यूटी को राउंड ऑफ किस वैल्यू में करें? टू द नियरेस्ट ऑफ रुपी। मतलब अगर 1 रुपये 40 पैसा ड्यूटी आ रहा है तो 1 रुपया हो जाएगा, है ना? अगर 240 रुपया 80 पैसा आ रहा है तो 41, अगर 230 रुपया 50 पैसा आ रहा है तो 231, हाँ, मतलब 50 पैसा ऐसे नीचे तक रहे। 1 रुपीज की अगर 231 रुपया 49 पैसा आ रहा होता तो सर 231, हाँ, तो यही बात बोलना चाहते हैं कि ये नियरेस्ट ऑफ रुपी में राउंड फिगर, ठीक है? यस सर, सर इसका चार्जेबिलिटी कितना है? तो बेटा इसका रेट आपको याद नहीं करना। तो GST की तरह यहाँ पे आपको 5, 18, 28, 12, 0.5, 0.25 वो आपको याद नहीं करना। सर याद कर भी नहीं सकते, क्योंकि कम से कम आप मान के चल लो 10,000 से ऊपर रेट से, मतलब सर आइटम वाइज अलग अलग रेट है। आप वहां से गाड़ी मंगाओगे तो 200% कस्टम ड्यूटी, अगर आप लग्जरी कार मंगाते। आपको बहुत मजेदार केस बताते हैं। 1996 में ना तेंदुलकर शारजाह पे जबरदस्त बैटिंग किया, लगातार 2 गेम ऐसा खेला था कि ऑस्ट्रेलिया को तो मिला के रख दिया। तो उसको वहाँ पे प्राइस में ऑडी गाड़ी मिला था उस समय, सॉरी फरारी का रेट वैसे 50 लाख था उस समय। तेंदुलकर को फ्री में मिला था, लेकिन उसको इंडिया में कितना ड्यूटी देना पड़ा तब तक गाड़ी को लाने के लिए? 100 लाख। रेट डबल होता है, डबल। गाड़ी का वैल्यू का डबल रेट है। ठीक है, तेंदुलकर बोला हम गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, मतलब जितना फ्री में तो गाड़ी मिला उसको 100 लाख खर्चा हो रहा है। बट बाद में इंडियन गवर्नमेंट उसको रेट से ठीक करके लाने दी, मतलब कुछ एग्जाम्पशन गवर्नमेंट पावर जो हाथ में रखता है उसको यूज। लेकिन जनरली सर हम लग्जरियस आइटम मंगवाएं फॉरेन से तो रेट डबल हो जाता है, गुड्स के वैल्यू का डबल रेट, ठीक है ना? यस, ज्वेलरी वगैरह मंगाते हैं तो उसमें सीधा सीधी 20% फ्लैट टैक्स रेट है। मतलब सर आइटम वाइज हजारों रेट है, तो रेट याद नहीं करते। बस क्या बोलते हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में इसका रेट्स लिखा हुआ है, वहाँ जो रेट जिस प्रोडक्ट लिखा है वहाँ से देख लो और आप कैलकुलेट करो। मतलब जब आप मंगवाना चाहो ऐसा कोई सामान तो ऑनलाइन ये कस्टम एक्ट 1975 अवेलेबल है, वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट का आइटम नाम टाइप करके चेक कर लो, ठीक है? यस, सर एक छोटा टॉपिक और है, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स। सर जी सीधा सा बात है, जो कॉमन पीपल के लिए रूल है वही गवर्नमेंट के रूल है।
मतलब उनको कोई भी टैक्स माफ नहीं है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, खुद गवर्नमेंट अगर फॉरेन से कोई सामान मंगवा रहा है इंडिया, गवर्नमेंट की फैक्ट्री, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, तो उनको भी उतना ही ड्यूटी देना पड़ेगा जितना एक आम आदमी को देना। ठीक है यस सर। अगला टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड। सर जो भी फॉरेन से सामान मंगवाता है उसको पहले एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता था, आईईसी कोड। अब ये ओमिटेड हो गया है। अब नाउ नो आईईसी कोड इज रिक्वायर्ड। अब आपका जो जीएसटीएन नंबर है ना, वही एनफ है। अगर आपके पास जीएसटीएन नहीं है तो एक यूआईएन नंबर और पैन नंबर है, इससे भी काम चल जाएगा। यानी सर पहले हम लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता था हर बार इंपोर्ट करते हुए। अब गवर्नमेंट बोला ये बार बार का झमेला हम खत्म करते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लीजिए एक बार। अब आप जब जब सामान मंगवाएंगे तब तक अपना जीएसटीएन नंबर ही दे दीजिए, काम हो जाएगा। और अगर आप बोलते हम तो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो एक यूआईएन नंबर होता है और आपका पैन नंबर तो होगा। सर वो भी नहीं है तो फिर मत मंगवाइए, चुपचाप घर पे बैठिए। सर कुछ भी नहीं है तो और क्या बोलेंगे हम, ये भी नहीं है वो भी नहीं है तो मत मंगवाइए। तो सर जी नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड पहले हुआ करता था, वो ओमिट हो। ठीक है यस यस सर। ये रूल हम लोग जीएसटी में भी पढ़े थे, जो एक छोटा सा बात लिखा है यहाँ, इफ एनीवन कलेक्ट एक्सेस कस्टम ड्यूटी तो उसको या तो कस्टमर को रिफंड कर देंगे, और अगर नहीं रिफंड कर सकते तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर देंगे। ये बात जीएसटी में भी पढ़े थे। यस अब एक बड़ा मजेदार टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और आज का आखिरी टॉपिक है, लेकिन ये कहाँ बोलो सर। कस्टम ड्यूटी एनीवन कलेक्ट मतलब वो तो डायरेक्ट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करता, वो भी बेटा जी गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट किया और अब आप जब इंडिया में उस माल को बेचोगे तो ड्यूटी आप अपने जेब से भर के बैठोगे। ओके इतने शरीफ है हम लोग। नहीं सर नहीं है सर, ये शराफत का बात भी नहीं है। ये मेरा गुड्स का वैल्यू पे एक्सीड कर वैल्यू को बढ़ा रहा है। और सर इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑलवेज कस्टमर की जेब पे जाएगा। यस आप अपनी जेब से भरोगे भी नहीं, वरना तो ड्यूटी हो जाता है ये तो, है ना। यस वो वाला ड्यूटी का बात है। अब एक बहुत गजब बात पढ़ाने जा रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट के एग्जाम में लिखने भी आता है, लंबा क्वेश्चन 5-6 नंबर का सीधा। और सर लिखने नहीं भी आए लेकिन इसका स्टेपिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बेस पर डिसाइड होगा कि रेट कितना लगेगा, और एक्सचेंज रेट भी, यानी डॉलर पाउंड को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे वो भी किस रेट पे। चलिए सर स्टेप पर। सबसे पहले क्या होगा जब हम इंपोर्ट करेंगे तो सर अराइवल ऑफ द वेसल इन एयरक्राफ्ट इन इंडिया। वो शिप या वो वेसल इंडिया में अराइव करेगा। वो अराइव करने के लिए पहले उसको कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। जब उसको कस्टम डिपार्टमेंट अप्रूवल दे देगा तो वो चाहे शिप हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मतलब प्लेन से सामान आए या पानी से सामान आए, दोनों ही इंडिया में एंटर करने के पहले उसको कस्टम डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर अप्रूवल कैसे लेगा वो लोग? सर उस शिप का जो इंचार्ज होगा, शिप के इंचार्ज को क्या बोलते हैं? कैप्टन ऑफ द शिप। यस वेरी गुड, कैप्टन ऑफ द शिप। वो कैप्टन ऑफ द शिप जो है ना, वो प्रॉपर ऑफिसर को IGM बोल के एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा। IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। वो ऑनलाइन फाइल होता है इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल। उस IGM में वो क्या डिटेल देगा सर? इस IGM में वो शिप में क्या क्या सामान है, कौन कौन से पार्टी का सामान है, पूरा डिटेल के साथ फाइल करेगा। बेटा जी डर है ना फॉरेन से कहीं स्मगलिंग में ड्रग्स ना आ जाए, चोरी छुपे। आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि उस शिप में क्या क्या ला रहे हैं आप। और जब शिप इंडिया में खाली होगा बेटा जी और उस लिस्ट से मैच नहीं किया तो उस शिप भी वहां रोक दिया जाएगा और उस कैप्टन को भी वहीं जब्त कर लिया जाएगा। यानी इसमें फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन का कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या हुआ सर? IGM फाइल हुआ, कस्टम डिपार्टमेंट अप्रूवल दिया। IGM किसको फाइल हुआ? सब प्रॉपर ऑफिसर को। कौन फाइल किया? कैप्टन ऑफ द शिप या इंचार्ज ऑफ द वेसल। उसके बाद शिप को इंडिया में अराइवल का परमिशन। शिप इंडिया में आने के बाद क्या होगा बोलो? शिप आ गया इंडिया के धरती के ऊपर, अब सर उसको खाली करवाइए
है ना? तो अनलोडिंग हो, अनलोडिंग ऑफ द वेसल। यस सर। अनलोडिंग के पहले आपको एंट्री इनवर्ड फाइल करना पड़ेगा। ये कौन फाइल करेगा? इंपोर्टर। ऊपर पढ़े थे ना अभी, बिल ऑफ एंट्री भी। बिल ऑफ एंट्री। नहीं सॉरी नहीं गलती हो गई सर। एंट्री इनवर्ड फाइल करता है, ये वो नहीं है। एंट्री इनवर्ड फाइल करता है प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या हुआ सर? आईजीएम फाइल हुआ, शिप का कैप्टन या इंचार्ज फाइल किया कस्टम ऑफिसर को, ये प्रॉपर ऑफिसर को, तब उसको अप्रूवल मिला शिप को इंडिया में एंट्री करने का। अब खाली करने के पहले जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, इसका नाम है एंट्री इनवर्ड। तब तक 2 डॉक्यूमेंट पढ़ लिए। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इनपुट। तब तक आप कितना डॉक्यूमेंट पढ़े हो? 2, आईजीएम और एंट्री इनवर्ड। ठीक है। अब क्या होगा सर? अनलोडेड गुड्स को कस्टम के कस्टडी में रख दिया जाएगा, मतलब कस्टम का वेयर हाउस या कस्टम का जो भी जगह है, सामान को शिप से वहां खाली कर दिया जाएगा। अब आप कौन? इंपोर्टर फाइल करोगे बिल ऑफ एंट्री। ठीक है। यस सर। बिल ऑफ एंट्री 2 टाइप का होता है, व्हाइट बिल या येलो बिल। सर अगर आप तुरंत घर ले जा रहे हो सामान, मतलब ड्यूटी पे करके बस लेके ही जाना चाहते हो, फैक्ट्री में या घर में या गोडाउन में या शोरूम में जहाँ पर भी लेके जाना, मतलब क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, घर ले जाने को होम कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब कस्टम स्टेशन से निकाल के अपने गोडाउन फैक्ट्री या कहीं पर भी लेके जाना चाहिए, तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? व्हाइट बिल ऑफ एंट्री। ठीक है। सर हम अभी नहीं ले जा सकते, या तो जगह नहीं है मेरे पास या ड्यूटी पे करने का पैसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। येलो बिल फाइल करके उसको कस्टम की वेयर हाउस में जमा करो। तो फॉर वेयर हाउसिंग येलो बिल है, बिल ऑफ एंट्री, येलो बिल ऑफ एंट्री, और फॉर होम कंजम्पशन व्हाइट बिल ऑफ एंट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। इसमें क्या लिखा होगा सर? कितने वैल्यू का गुड्स सब मंगवाए, कितना इसका ड्यूटी कैलकुलेटर है, होम डिपार्टमेंट से पूछ के भर लेंगे। ये सब भरेगा इन दोनों बिल में और जमा कर देंगे। अगर हम लेके जाए तो व्हाइट बिल ऑफ एंट्री, और अगर हम कस्टम में रखवाना चाहते हैं, उनका बड़ा बड़ा गोडाउन होता है वेयर हाउस, वहाँ रखवा देते येलो बिल ऑफ एंट्री। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सर, ये जो बिल ऑफ एंट्री हम फाइल करेगा, कब फाइल करेगा? सर एक तो नॉर्मल रूल ये है, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द एयरक्राफ्ट और वेसल्स अराइव्ड एट द कस्टम स्टेशन। जिस दिन वेसल या वो शिप आ गया है, उसके नेक्स्ट डे के अंदर अंदर हमको फाइल कर देना। ये बात क्लियर है? यस सर। मेरा शिप मान लो 15 अक्टूबर को उतरा आगे कस्टम स्टेशन पे, तो हमको कब तक व्हाइट बिल फाइल कर देना? व्हाइट बिल या येलो बिल, जो भी बिल फाइल, कोई एक बिल फाइल कर देना 16 अक्टूबर तक, अगला दिन के अंदर अंदर, यानी 16 अक्टूबर के पहले पहले, मतलब 16 अक्टूबर रात आने के पहले पहले। ठीक है सर। अगर हम पहले से फाइल करके रखवा दे, कोई दिक्कत है क्या? क्यों वेट करें शिप के आने का? शिप आएगा फिर जाए, फिर अगर हम एक दिन लेट हो गए तो? क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, एक दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। सर हो ही सकते हैं हम 15 अक्टूबर को रात को हमको तबीयत खराब हुआ और हम नहीं जा पाए 16 अक्टूबर को, तो सर झमेला हो जाएगा। तो सर हम चाहते हैं, हमको तो पता ही ये शिप आ रहा है, हम पहले से व्हाइट बिल या येलो बिल जो भी अभी हमको एक बार फाइल करके रखवाना, हम करवा के रखवा दें। मतलब शिप आने के पहले फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। सर कितना दिन पहले तक फाइल कर सकते हैं? 30 डेज ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल, विद इन 30 डेज, और उससे ज़्यादा जल्दी नहीं। तो ये यानी मेरा ये शिप 15 अक्टूबर को अराइवल का एक्सपेक्टेशन था, ठीक है? तो उसकी कितना दिन पहले फाइल हो सकता था? विद इन 30 डेज, मतलब 16 सितंबर, उससे और जल्दी नहीं। मतलब 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी पहले से फाइल करके रख सकते। मेरा ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है
यस सर। सर आपको जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है वो आप चाहो तो शिप आने के बाद फाइल करो, तो अगर आप बाद में फाइल करो तो विद इन 1 डे, विद इन 1 नेक्स्ट डे, और अगर आप पहले से फाइल करना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स विद इन 30 डेज। एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड अराइवल से, सर एक्सपेक्टेड अराइवल क्यों बोले बेटा जी? प्लेन वगैरह आता है ना या शिप वगैरह आता है ना, हो ही सकता कोई रीजन से वहाँ से टेक ऑफ में डिले हो जाए, शिप रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हम एग्जैक्टली कैसे बोल रहे इसी दिन आ जाए, ठीक है ना? एक्सपेक्टेड इसीलिए लिया, ठीक है? आपको उससे एक्सपेक्टेड से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रूल था। तो सर जी एक रिकैप मारते हैं। सर आप आईजीएम फाइल करेगा आपका प्रॉपर ऑफिसर, सॉरी ये शिप कैप्टन इंचार्ज ऑफ द शिप या कैप्टन ऑफ द शिप या वेसल प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करेगा यस। बिफोर अराइवल ऑफ द शिप। उसके बाद Yes. शिप आएगा तो प्रॉपर ऑफिसर एंट्री इनवर्ट फाइल करेगा, उसके बाद ही अनलोडिंग हो पाएगा। अनलोडेड माल एक बार कस्टम के कस्टडी में रख दिया जाएगा। अब आप या तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर लो, या तो व्हाइट बिल या येलो बिल। व्हाइट बिल अगर आप घर ले जाना चाहते हो तो, और अगर आप कस्टम के वेयरहाउस में रखवाना चाहते हो तो येलो बिल। सर ये बिल ऑफ एंट्री हम कब तक फाइल कर सकते हैं? शिप आने के 1 दिन बाद के अंदर अंदर, या शिप आने के 30 दिन के अंदर अंदर, पहले 30 बिफोर 30 डेज के अंदर, ठीक है? इसमें Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं। सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों? अभी अगले 5 मिनट में समझ में आएगा ये इतना इम्पोर्टेंट। अच्छा क्लियरेंस सर, हम रखवा दिया येलो बिल फाइल करके, हम वेयरहाउस में माल रखवा दिया। सर वहाँ पे कब तक पड़ा रखें? मर्जी आए उतना दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। सर वो कस्टम डिपार्टमेंट आपका नानीगढ़ नहीं है ना, यस। ससुराल नहीं है सर, जब तुम मर्जी आए वहाँ बैठे रहेंगे। सर जी आपको जल्दी से जल्दी निकाल के लेके जाना होगा। तो इन केस ऑफ येलो बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड, गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हम वेयर हाउस में डलवा दिया क्योंकि हम ड्यूटी पे नहीं किया, इसीलिए हम अभी निकाल के लेके नहीं जा रहे। जनरली विद इन 1 ईयर हमको गुड्स निकाल के लेके जाने के लिए। सर 1 साल का टाइम दे रहे हैं? हाँ, तो 1 साल के अंदर दोबारा वाइट बिल फाइल करो और ले जाओ। 1 सेकंड पॉइंट क्लियर है? तो सर आप कब तक निकाल के ले जाएंगे? अगर आप वेयर हाउस में माल रखवा दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना दिन में निकाल के लेके जाना पड़ेगा आपको? बोलो। विद इन 1 ईयर। क्या हुआ? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है किरण? 30 डेज में थी बेटा 30 डेज को आपको वो तो था कि आप बिल ऑफ एंट्री शिप आने के पहले कितना दिन पहले फाइल कर सकते हो? 30 दिन पहले और लेट में लेट 1 दिन। सर आप येलो बिल फाइल करके रखवा दिए वेयर हाउस में वहाँ। अरे बेटा जी ये वेयर हाउस में थोड़ी दिन पड़ा रहेगा, इसको तो निकाल के आप लेके जाओगे। यस सर। तो ड्यूटी पे करो और निकाल के लेके जाओ। कब तक? विद इन 1 ईयर। और जब भी निकाल के लेके जाना है तो वही व्हाइट बिल, घर ले जाना है तो वही एक की बिल है व्हाइट बिल, ठीक है? यस सर। तो सर ये था इम्पोर्ट का स्टेप। सर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? तो ये अगले आपको 5 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि ये आपको बताता है, क्योंकि देखो कस्टम ड्यूटी का रेट है ना बेटा, टाइम टू टाइम बदलता रहता, ठीक बात? यस सर। अब शिप जिस दिन इंडिया में आया उस दिन हो सकता है ड्यूटी 4% है उस गुड्स के ऊपर, और जब तक आप व्हाइट बिल फाइल की ड्यूटी 6% होगी, तो कौन सा ड्यूटी देंगे? और अगर 4 था और अगर वो 1 हो गया तो कौन सा देंगे? सर यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये डेट्स बहुत काम करता है। अब देखो क्या लिखा, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट, तो रेट ऑफ ड्यूटी कितना होगा? गुड्स इंपोर्टेड अगर वेसल से हो रहा है, वेसल माने पानी का जहाज, यस। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जब फाइल हुआ है, या फिर एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर।
एंट्री इनवर्ट कौन फाइल कर रहा था? कैप्टन ऑफ द शिप, सॉरी प्रॉपर ऑफिसर। अनलोडिंग के टाइम में, अनलोडिंग के टाइम में प्रॉपर ऑफिसर, ठीक बात। और वो बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल कर रहा हूँ? कंजम्पशन का इंपोर्टर। दोनों में से जो whichever इज लेटर। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो प्रॉपर ऑफिसर एंट्री इनवर्ट दे दिया था गुड्स को 20 अक्टूबर को, ठीक है। आप उसके अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को येलो बिल फाइल किए और कस्टम वेयरहाउस में माल रखवा दिए। अब आप गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए व्हाइट बिल फाइल किए लेट्स से 30 नवंबर को, ठीक है। यस सर। तो व्हाइट बिल कब फाइल हुआ? 30 नवंबर। येलो बिल 21 अक्टूबर और ये एंट्री इनवर्ट जो ऑफिसर फाइल किया 20 अक्टूबर। तो ये 20 अक्टूबर या 30 नवंबर व्हिचएवर इज लेटर। हमको येलो बिल कब फाइल हुआ उससे कोई मतलब नहीं था, हम निकाल के घर कब ले गए। व्हाइट बिल फॉर होम कंजम्पशन कब फाइल किए? 30 नवंबर। अब मान लो 20 अक्टूबर को रेट था 8% और 30 नवंबर को वही रेट हो गया था 12%। कस्टम ड्यूटी का रेट बहुत जल्दी जल्दी भी बदलता है, बहुत टाइम बदलता है, बहुत बार बदलता है। तो सर दोनों में से whichever इज लेटर। तो लेटर कौन सा हो रहा है यहाँ पे? 30 तो नवंबर। 30 नवंबर का ड्यूटी आप पे लगेगी। सर एक और एग्जांपल देखिए, सर हम पहले ही फाइल कर दिया था ये वेसल आने के पहले पहले, 1 महीना पहले फाइल कर सकते हैं ना हम। यस सर। मेरा वेसल कब आया? 20 अक्टूबर को वो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, एंट्री इनवर्ट। हाँ। और हम ना सर 17 सितंबर को फाइल कर दिया। कोई दिक्कत है डेट में? 30 दिन के पहले है तो विदिन 30 डेज है ना बेटा। अच्छा नहीं है, सही बात है, नहीं है सर, नहीं फाइल कर सकते, अलाउ नहीं करेगी, है ना। हाँ। ठीक है सर, चलिए हम फाइल किया था 22 सितंबर। अब ठीक है, तो सर आप 22 सितंबर को व्हाइट बिल फाइल कर दिए थे। व्हाइट बिल मतलब आप बोले थे हमको लेके ही जाना है, ठीक है। व्हाइट बिल फाइल कर दिए थे। और एंट्री इनवर्ट कब फाइल, ये एंट्री इनवर्ट कब मिला? 20 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर। तो दोनों में whichever इज लेटर। अब मान लो व्हाइट बिल जब आप फाइल किए थे उस दिन रेट था 3% और जिस दिन 20 अक्टूबर को रेट हो गया था 8%, तो सर 8 लग जाएगा। कम हो गया तो कम लग जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर डिपार्टमेंट अपने फायदा देखेगा। इसीलिए ये बातें पढ़ानी बहुत जरूरी थी। या आप 1 महीना पहले भी फाइल कर सकते हो, एक दिन बाद में भी कर सकते हो। और एंट्री इनवर्ट क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री, व्हाइट बिल या येलो बिल क्या होता है? अब बोलो, कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं बोल रही थी जैसे मैंने वाइट बिल फाइल कर दिया 3% था, फिर अभी 8% हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है देने को। तो अपन एक बार ड्यूटी क्या करें वो दोबारा येलो बिल फाइल कर दे 1 दिन के अंदर ना? हाँ 1 दिन के अंदर, ठीक है। यस। ये कब बोला जब हम गुड्स किससे आ रहे हैं? सर वो येलो बिल फाइल करने के बाद वापस वाइट बिल फाइल करना नहीं, होगा या लेकिन वो- पहला वाला नहीं दोबारा फाइल नहीं करना, ठीक है। यस। अब बड़ा मजेदार बात देखो सर, ये कौन से रास्ते से सामान आ रहा था? पानी से। यस। तो पानी से जब आए तो बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ट whichever इज बिल ऑफ व्हाइट बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ट whichever इज लेटर, वो वाला डेट का रेट लगेगा। लेकिन सर यही आप सामान व्हीकल से या एयरक्राफ्ट से मंगवा रहे थे? सर एयरक्राफ्ट तो समझ में आता है, हवा से। व्हीकल वाले बेटा जी जमीन से। सर बट कुछ बोल रहे थे आप, अब कुछ बोलने जा रहे थे जब हम ये व्हीकल बोला था, बोलो। सर मैं वो भेजिए सर, किसी और कंट्री से बाई रोड कैसे है? बेटा क्यों, नेपाल से तो बाई रास्ता नहीं है इंडिया आने का, चाइना से इंडिया में आने का रास्ता नहीं है, लेह लद्दाख से आसपास का कंट्री से। आस पास ही क्यों बेटा, बहुत वे और भी है। ये जो बन रहा है ना BRCC, ये जो चाइना वाला बेल्ट रोड कंसेप्ट बन रहा है, ये लोग वही सब करने जा रहे हैं। ये लोग जमीनी रास्ता जोड़ रहा है, अलग अलग कंट्री के वाया होते हैं। हम इंडिया में, हम अफगानिस्तान से भी तो बाई रोड वाया मंगवा सकते हैं।
अगर हमको पाकिस्तान अलाउ कर दे, ओके। क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान वाया रोड है और इंडिया से भी पाकिस्तान वाया रोड है कि नहीं? तो बेटा जी वो पॉसिबल है, जिस जगह रोड पॉसिबल है उसी का बात होगा, जिस जगह नहीं पॉसिबल है सर क्या करोगे? अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे यहाँ से अमेरिका से हम वाया रोड मंगवाएंगे। यस सर। जो भी है, आप अगर भाई व्हीकल मंगवा रहे तो यानी ट्रक व्रक समझ लो सीधा बात। तो सर व्हीकल या एयरक्राफ्ट से अगर मंगवाते हैं तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एंड अराइवल ऑफ कन्वेयंस व्हिचएवर इज मतलब सर यहाँ पे एंट्री इनवर्ड फाइल नहीं होता, ठीक है सर। एंट्री इनवर्ड सिर्फ वेसल के केस में फाइल होता, हवा और जमीन से आए तो एंट्री इनवर्ड फाइल नहीं होता, ठीक है। यस तो यहाँ पे बोला जिस दिन वो व्हीकल इंडिया में अराइव हुआ या जिस दिन तुम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन यानी व्हाइट बिल फाइल व्हिचएवर इज, इसका सम करेंगे बेटा, ढूंढ में, ठीक है। यस अगर हम गुड्स को वेयर हाउस से क्लियर करवा रहे हैं तो डेट ऑफ वही डेट ऑफ फाइलिंग फॉर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री मतलब हम येलो बिल माल उतरते ही हम क्या किया, सर एक बार रिपीट कीजिए ना आपका हम आवाज। बोल रहे हैं अगर हम मेरा शिप जो वेसल इंडिया में उतरा, यस सर। हम फाइल कर दिया अगला ही दिन येलो बिल और बाद में उसको हम होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा के लेके जा रहे हैं तो सर तब तो ऑलवेज ही बिल ऑफ एंट्री ही आपका लेटर होगा ना, समझ में आया? यस सर। वैष्णवी नो सर क्या सुनो, समझ में आया ये बात? नहीं सर मेरे को समझ नहीं आया। सुनो दोबारा, मेरा वेसल आया इंडिया में, हम क्या फाइल कर दिया अगला ही दिन येलो बिल, अच्छा हाँ जी यानी गुड्स को कहाँ रखवा दिया, कस्टम के वेयर हाउस में। यस सर उसके 5 दिन बाद हम फाइल किया व्हाइट बिल फॉर होम कंजम्पशन, व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो कौन सा डेट का रेट लगेगा? वाइट बिल फाइल हाँ जिस दिन व्हाइट बिल फाइल, क्योंकि ऑब्वियस बात है सर अगर आप बाद में व्हाइट बिल फाइल कर रहे हैं तो ऑब्वियस व्हाइट बिल ही लेटर होगा ना। हाँ जी सर अब व्हाइट बिल वेसल आने के पहले फाइल कर दो तब आपका वेसल का डेट हो सकता है, यानी एंट्री इनवर्ड का डेट या वेसल के आने का डेट हो सकता है ना। लेकिन अगर आप बाद में होम कंजम्पशन वाला व्हाइट बिल फाइल कर रहे हो तो ऑलवेज आपके बाद वाला ही रेट हो जाएगा। बात क्लियर है? यस इसके अलावा भी हम कोई तरीके से सामान मंगवा सकते हैं क्या? सर ना व्हीकल न एयरक्राफ्ट न क्या बोलते हैं वेसल, और कोई तरीका है किरण? बोलो सर को फिर से बोलिए। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ना व्हीकल से मंगाए ना एयरक्राफ्ट से ना वेसल से, कोई और तरीका है? सर रेल, लेकिन रेल भी तो भाई ये ना क्या बोलते हैं व्हीकल ही होते हैं। तब बेटा जी बोला गया आप अपने साथ खुद ला रहे हो सामान, अगर भाई कार आ रहे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ व्हीकल का मतलब ट्रक वगैरह बोल रहा था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कई बार होता है ना बाई से बाई कार खुद आ रहे, तो फिर जिस दिन हम ड्यूटी पेमेंट करें उस दिन जो रेट हो, मतलब सर अगर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट से सामान नहीं मंगवा रहे हैं और कोई तरीका है तो फिर जिस दिन आप ड्यूटी पेमेंट करो उस दिन जो रेट होगा वही रेट आप पे लगेगा। बात क्लियर है? हम एक नक्शल में इसको रिपीट करने जा रहे हैं। सर अगर आप वेसल से मंगवाएं तो व्हाइट बिल या फिर एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर। सर अगर आप व्हीकल या एयरक्राफ्ट से मंगाएं तो व्हाइट बिल या फिर अराइवल ऑफ द कन्वेयंस व्हिचएवर इज लेटर। अगर आप येलो बिल फाइल करके कस्टम वेयर हाउस में सामान रखवा दें और बाद में गुड्स को क्लियर करके ले जाए
तो जिस दिन वाइट बिल फाइल करे उस दिन का रेट, और अगर इनके अलावा कोई और कुछ केस बच जाए तो जिस दिन आप ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं उस दिन का रेट आप पे एप्लीकेबल होगा। अब क्लियर है वैष्णवी? हाँ। आखिरी बात सर, ये तो हो गया सर। अगर हम ये तो आप बोल दिए कौन सा कस्टम ड्यूटी का रेट लगेगा, मतलब इंपोर्ट का रेट 4% लगेगा कि 8% लगेगा। मान लो एक बार के लिए हम $10,000 का सामान मंगवाया, ठीक है, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद उस पर ड्यूटी कैलकुलेट करोगे ना। हम $10,000 का सामान मंगवाया है, इंडियन रुपीज में 10,000, तो आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस दिन का डॉलर का रेट से। यस सर। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पर 4% या 8% कैलकुलेट करोगे ना वैष्णवी? ठीक बात है? ठीक बात है? यस सर। तो सर इंपोर्ट के केस में आपको ये डॉलर का रेट कौन सा लगे? तो अगर इंपोर्ट आप कर रहे हो तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रहा है उस दिन डॉलर का क्या रेट था वही लगेगा। बात क्लियर? यस सर। जिस दिन इंडिया में बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ आपका, सर व्हीकल जिस दिन आया, जिस दिन एंट्री इनवर्ड मिला, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप वाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो उस दिन का जो रेट होगा वही आप पे डॉलर का रेट वही लगेगा। उस दिन अगर $92 है तो 10,000 इंटू 92 कर लो। उस दिन $85 है तो 10,000 इंटू 85 कर लो। उस दिन $82 है तो 10,000 इंटू 82 कर लो। उसके ऊपर ये 4% या 8% कर लो। बात क्लियर? यस सर। आखिरी बात आज के लिए, सर आपका रेट ऑफ ड्यूटी, ये डॉलर का रेट देता कौन है? कौन बताता है $82, 85 है? आरबीआई है ना? यस सर। यहाँ का हमको आरबीआई से कोई मतलब नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो जो रेट बताएगा तुमको उससे मतलब है। तुमको सब में कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा आरबीआई ये रेट बोला है, कोई और गवर्नमेंट ये रेट बोला है, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो रेट बताएगा डॉलर पाउंड को हम लोग उसी रेट पे कर लेते। एग्जाम में तुमको बताएगा आरबीआई का रेट, बट कंफ्यूज मत हो, ठीक है? यस। वैष्णवी क्लियर है मेरा बात? तो सर ड्यूटी का रेट देखेंगे वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट या अदर केस में अलग अलग, लेकिन कन्वर्जन का जो रेट होगा डॉलर पाउंड से वो देखेंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ और जो CBIC बताएगा। यही मेरा मेन बात। एक्सपोर्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हल्का सा छोटा सा और